अस्सलामुअलैकुम। हक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आशिर तनवीर। नाजरीन, बजट 2023 पार्लियामेंट में अंडर डिस्कशन है। क्या ये बजट पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को कम कर देगा और स्पेसिफ़िकली जो रियल स्टेट के इशूज़ हैं बिज़नेस सेक्टर में, उन पर यह बजट किस तरह से असरअंदाज हो रहा है? इस सब पर बात करने के लिए आज हक न्यूज़ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आदिल नवाज़ भट्टी साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं रेका के रियल स्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन। आइए उनसे बात करते हैं और बजट के हवाले से कुछ मामलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच जी। सर, सबसे पहले बताइएगा, ये रेका जो आपकी एसोसिएशन है, ये क्या काम करती है? स्पेसिफिकली इसका काम क्या है? जैसे आपने इंट्रो में तारुफ करवाया कि ये रियल स्टेट कंसल्टेंट्स एसोसिएशन है, DHAIR इसका पूरा नाम है, रेका DHAIR। तो DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी जितना भी है, इसमें हमारे ऑलमोस्ट 7 फेसेस हैं, जो ऑल फेसेस आ चुके हैं और 2 फेसेस अभी पाइपलाइन में। तो ऑलमोस्ट ये 9 से 10 फेसेस जो है उसको कवर कर रही है रेका। तो हमारे जो मेंबर्स हैं वो इस वक्त जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो उनकी तादाद 471 है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से रेका के लिए रजिस्टर होने के लिए हमारा पूरा एक मैकेनिज़्म है। सबसे पहले हम जो है वो अपनी जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपनी जो एक्साइज एंड टैक्सेशन से। उसके बाद हमारा हर मेंबर जो है वो FPR से रजिस्टर्ड है, ठीक है। हम और उसके बाद हमारी जो है वेरिफिकेशन होती है तमाम एजेंसी से। DHA जो है वो इंटरनली भी करता है और हमारी जो बाकी जो लोकल जो हमारी एजेंसीज जितनी भी हैं वो भी हमारी अलग से वेरिफिकेशन करती हैं। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम जाते हैं डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशनल्स, एक अदारा है पाकिस्तान में जो FPR के कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहा है। तो फिर हमारी रजिस्ट्रेशन फाइनल वहाँ पर होती है DNFBP में। वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो है वो जाते हैं रेका में। रेका में हमारा मेंबरशिप का एक अपना निज़ाम है। वो सारी हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी करने के बाद DHA से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद फिर लोग हमारे पास आते हैं रेका में। फिर हम उनको रेका में रजिस्टर करते हैं। उनके हम अपना उसमें सारा रजिस्टर वगैरह में एंट्री करके उनके क्वाइफ सारे रख के एंट्री करके उनकी और मेंबरशिप फ़ीस ले के फिर हम उनको बाकायदा मेंबर बना के उनका सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उनका कार्ड बनाते हैं। तो तब जाके हमारा रेका का एक मेंबर बनता है। उसी तरीके से फिर रेका के लिए हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, जो बेसिकली ये रेका जो वजूद में आई थी 2016 में। तो इसका फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन पुराना जो चल रहा था उसमें हमने चेंजिंग्स की 2022 में। तो 2022 में फिर अमेंडेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत अब रेका काम कर रही है और उसमें मुकम्मल हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ अपने तमाम मेंबर्स के लिए। उसकी प्रोटेक्शन भी है और उसके लिए प्रोटोकॉल्स भी हैं और एक मुकम्मल एक सिस्टम के तहत ये पूरा रेका जो है ये काम कर रही है। और रेका जो है वो ऑल पाकिस्तान जो है उसमें भी हमारी एक ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, उसकी पायनियर जो है हमारी रेका जो है वो उसकी एसोसिएशन है और उसके बनाने में हमारा रेका का मेन किरदार था। और हमारी शुरू से वहाँ पे रेका की बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रही है हमारी। तो अभी भी वहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो इस तरीके से हम पूरे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर रहे हैं। हमारे मेंबर्स जो हैं वो कराची में भी मौजूद हैं, लाहौर में भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पेशावर में मौजूद हैं, कोयटा में मौजूद हैं। सर, ये मेंबरशिप की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दें कि रेका किस तरह अपने मेंबर्स के जो हकूक़ हैं रियल स्टेट्स में उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करती है? मतलब क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ रेका में का मेंबर होने के तहत हासिल हो जाती हैं? देखें, रेका मैंने जैसा बताया ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक प्रोटोकॉल है, उसका हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर तमाम राइट्स उसके जितने भी रियल एस्टेट एजेंट के हो जा सकते हैं वो सारे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे अपना एक जिरगा सिस्टम है हमारा अपना इंटरनल। अच्छा, मीडिएशन भी यानी कि आप लोगों की हम जिरगा सिस्टम है हमारा, कमेटीज़ बनी हुई है हमारी, जो है बिज़नेस कमेटी है हमारी, जो है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है हमारी, एडवाइजरी कौंसल है। एक मुकम्मल निज़ाम के तहत हम काम कर रहे हैं। तो उसमें हम सारे राइट अल्हम्दुलिल्लाह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, कैटर कर रहे हैं। बहुत अच्छा निज़ाम लेके चल रहे हैं। सर, पाकिस्तान में राइट्स की प्रोटेक्शन ही सबसे बड़ा मसला है और जैसे ही अब बजट के आप देख रहे हैं मामलात चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि रियल स्टेट की जो एक पूरी एक आप कह लें दुनिया है उसको किस हद तक ये 2023 का जो बजट है वो फ़ायदा दे सकता है या देगा? देखिए, 2023 का जो बजट अभी जो आया ना, तो ये आप समझ लें कि फार्मूला टाइप का बजट है। किसी भी मतलब सेक्टर के वाले से कोई प्रॉपर ये प्लानिंग तो ये बजट लेकर आया नहीं है। क्योंकि इस बजट के लिए जो बेसिकली आगे टारगेट क्या है, अब ये पहले जब हमने होश संभाला तो आपने तो देखा होगा कि एक 5 साला मनसूबा बनता था। उस 5 साला मनसूबे की बुनियाद के ऊपर जो है वो पूरे मुल्क की प्लानिंग की जाती थी, आगे लेके चला जाता था। तो अब हमने देखा है कि वो 5 साला मनसूबा बनने बंद हो गए हैं। अब जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी एक पॉलिसी लेकर आती है। मिनी बजट के तहत लास्ट गवर्नमेंट थी उनकी अपनी एक पॉलिसी थी, वो कंस्ट्रक्शन पैकेज लेकर आए थे जिसके तहत वो सारा जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बूम आया था रियल एस्टेट के अंदर भी, और साथ कंस्ट्रक्शन से
हमारी जो अलाइड इंडस्ट्री थी, जो 102 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के साथ अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें से 50 के करीब जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं और 102 जो है इनडायरेक्टली टोटल ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो रियल एस्टेट के बिज़नेस के साथ अटैच्ड हैं। तो रियल एस्टेट का बिज़नेस जब चलता है तो उसके साथ ये सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो आपने देखा जो पाकिस्तान में जो बूम रहा जो 3 साल 4 साल बिज़नेस के अंदर, तो उसके पीछे कोई वजह थी, कोई प्लानिंग थी। तो वो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो सारा सेटअप भी वो अपने साथ लेके चली गई, नई गवर्नमेंट आई अपनी पॉलिसीज ले। अब ये जो इन्होंने बजट बनाया इस साल का, इसके अंदर कोई बाकायदा पॉलिसी मौजूद नहीं है, कोई सोच मौजूद नहीं है कि क्या सोच ये लेकर आ रहे हैं, मुल्क को किस तरह आगे लेके जाना चाह रहे हैं। बजट लेकर आए हैं 14,000 अरब का हमारा बजट है, जिसमें से 7,000 अरब जो है वो हमने देना है, लोन देना है या उस पर इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अब पीछे रह गया 7,000 अरब। 7,000 अरब में से जो है वो तकरीबन 5,000 अरब के करीब जो है हमने लोन लेना है, जिसके लिए हम सारी तगो-दो कर रहे हैं। जो हमने IMF से लेना है या अपने जो हमारे फ्रेंड्स हैं कंट्रीज उनसे लेना है। तो जो हमारी जो एक्चुअल जो अपना जो हमारी जो अब इनकम है पाकिस्तान की, जो हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जिसके बेस के ऊपर हमने ये पूरा मुल्क चलाना है, वो कोई करीब 2,000 अरब है। उस 2,000 अरब में से हमने ये पूरा मुल्क उसका जो प्लानिंग रखी गई है जो चलाने के लिए, उसी के अंदर तरक्याती फ़ंड भी हैं, उसी के अंदर सारा। तो अब जो एक इक्का दुक्का को सेक्टर पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिस तरह भी आपका रियल एस्टेट सेक्टर है वो चल रहा है, तो रियल एस्टेट को अब इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से हमने जो है इनको बार बार जाके जितने भी हमारे जो अदारे थे जहाँ तक हमारी रसाई हो सकती थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी, जहाँ जहाँ पे हम पहुँच सकते थे हमने जाके, जहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है पॉलिसीज़ की, अदारों में एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह जाके हमने ये बावर करने की कोशिश की कि रियल एस्टेट सेक्टर को खुदा का वास्ता है कि ये वक्त नहीं है कि आप इस वक्त इसको छेड़ें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से आपने देखा है कि इस वक्त जो ज़र मुबादला के ज़खायर की पोजीशन है वो क्या चल रही है। बाहर से जो है वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोई स्कोप यहाँ पे मौजूद नहीं है कि इंडस्ट्री ऑलरेडी नहीं चल रही, इंडस्ट्री क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी पाकिस्तान में है नहीं है, ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज लगी थी वो सारी बंद हो गई हैं। एक कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का काम थोड़ा चल रहा था, उसके ऊपर भी जो है इन्होंने जब आके तो इस तरह की बातें की, तो उससे ये हुआ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेज रहे थे वो पैसा भी भेजना उन्होंने बंद कर दिया। और पाकिस्तान से बाहर, अब पहले ये होता था कि पाकिस्तान से बाहर लोग इन्वेस्टमेंट लेके जाते थे, ठीक है, और बाहर जाके दूसरी कंट्रीज़ के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते थे, कोई इमिग्रेशन के लिए जाते थे, कोई बिज़नेस सेटअप्स के लिए जाते थे। अब क्या हुआ है कि ये लास्ट 2 साल से ये हो रहा है कि लोग ना सिर्फ अपना सरमाया लेके जा रहे हैं बल्कि साथ अपनी पूरी फैमिलीज़ लेके यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अपने बिज़नेस के साथ पूरी फैमिलीज़ भी लेके बाहर सेटल हो रहे हैं। तकरीबन 6 महीने के अंदर 8 से 10 लाख फैमिलीज़ जो हैं, 8 से 10 लाख लोग वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। जैसे सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या कोई सहूलियात होनी चाहिए जिससे उनका एतमाद दोबारा से बहाल हो और वो पाकिस्तान में दोबारा से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें? देखें, सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है बाहर बैठा है, जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसकी फैमिली अगर पाकिस्तान में है तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो वहाँ से पैसा भेजे और यहाँ पे इंडस्ट्री लगा देगा या एक्सपोर्ट का काम शुरू कर देगी, उसकी फैमिली पीछे बैठे हुए। अब ऐसा बस वो देखेंगे कि इजीली हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, तो वो एक रियल एस्टेट का ही सेक्टर रहता है। हमारे यहाँ से जो पाकिस्तानी जो बाहर जाके जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इनकी रियल एस्टेट में हो रही है, क्योंकि हमारे लोकल यहाँ पे ट्रेंडी जो है आम आदमी घर में बैठी हुई औरत भी अगर, तो उसको अगर किसी बात की समझ है तो सिर्फ यही समझ है कि रियल एस्टेट में क्या इन्वेस्टमेंट होती है, कौन सी सोसाइटी अच्छी चल रही है, बैरियर टाउन अच्छा चल रहा है, DHA अच्छा चल रहा है, CD अच्छा चल रहा है। एक आम कॉन्सेप्ट भी यही है कि आपके पैसे बच जाएंगे अगर आप कोई प्लॉट लेके रख लेंगे। मतलब इजी मनी इसमें मेकिंग इजी मनी है। तो बाहर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को सेव कर दिया जाए। तो अब वो उनके लिए एक ही ये हमारा फोरम मौजूद था, उसके लिए अब इन्होंने किया क्या कि हम पाकिस्तान में एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि अगर आप बाहर से डॉलर्स, तो अब इन्होंने ये किया कि पहले जो काफ़ी कम था 50,000 के करीब था, अब इन्होंने इसको 1 लाख किया है। अब वो $1 लाख जो है वो 1 ईयर के अंदर भेजेगा, लेकिन वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर डॉलर लेके जाने के लिए कोई चैनल मौजूद नहीं है। अब ये जो मेन प्रॉब्लम है कि अब पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहे, वो इसलिए नहीं भेज रहे कि वो पैसा यहाँ पे तो भेज देते हैं लेकिन यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कोई ऑफिशियल चैनल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वो हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं गवर्नमेंट से, दोबारा हमने मीडिया में भी बात की है, ऑफिशियल से भी बात किया कि प्लीज़ कोई अपने जो कानून है उसमें ये नरमी करें और यहाँ से उनको वापस कुछ पोर्शन जो है वापस ले जाने का उनको इजाज़त दें, ताकि अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इसको विड्रॉ कैसे करेंगे, कर सके। आया उन्होंने इधर ही खपा देना सारा कुछ, उनको प्रॉफिट रेशियो कुछ ना कुछ मार्जिन ऐसा रखना चाहिए कि वो अपना इजीली बाहर लेके जा सकें, तभी
और इस तरह की बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। फिर $1 लाख जो है, अभी देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, अगर आप इसकी बात करें तो ऐसी बहुत सी जगह हैं कि जहाँ पे आप शायद $1 लाख में कोई अच्छा घर अपने लिए ना बना सकें। ठीक है, जिस तरीके से वैल्यूज़ अभी ज़्यादा हो रही हैं, तो CTA के अंदर, DHA के अंदर, बैरिया टाउन के अंदर तो ये रकम इतनी काफ़ी नहीं है। हमने गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि या तो इस लिमिट को ख़त्म कर दें। ठीक है, कोई पाकिस्तानी जितना पैसा भेजना चाहता है, पाकिस्तान ही भेज रहा है ना पैसा। जब आपके एक लीगल तरीके से वो पैसा भेज रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप उस पर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि सिर्फ $1 लाख ही आप भेज सकते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी मजबूरियाँ हैं, दुनिया आपसे क्वेश्चन करेगी, तो आप उसको कम से कम इस लिमिट को डबल करें। ये हमने रिक्वेस्ट किया, देखें अल्लाह करे कि बात कुछ सर हम आपको अक्सर देखते रहते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में भी आप अपने डेलीगेशन के साथ गए होते हैं इन्हीं चीज़ों के हवाले से, और डिफरेंट जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी चलती रहती हैं। मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि एक दिन हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जो है ना बड़ी आगे बढ़ के मारते हैं कि जी हमें IMF की ज़रूरत नहीं है, हम उसके बगैर चल लेंगे और ये हो जाएगा, हम जो है ना IMF की डिक्टेशन नहीं ले सकते ये। और दूसरी तरफ हमारी जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं वो कहती हैं कि जी IMF का लोन बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के लिए, कि ये ख़तरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं, या आप इसको मतलब क्या कोई सोल्यूशंस आप अपने इस प्लेटफॉर्म से हक न्यूज़ के देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि वो क्या क्या काम करें कि यार अगर IMF की तरफ जाना है तो वो लाइन ले लें, अगर नहीं जाना तो फिर कम से कम एक लाइन तो क्लियर हो ना हमारे पास। वो लाइन हमारे पास अभी तक मेरा ख्याल क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है इन मामलात में। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलिसी मौजूद नहीं है, शॉर्ट टर्म के ऊपर ये गवर्नमेंट चल रही है। अब इन चीज़ों के लिए ना पॉलिसी को लेके चलना पड़ता है। अभी आपने देखा है कि पूरे यूरोप के अंदर, टर्की के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने अपनी इकॉनमी शिफ्ट कर लिया। अब सऊदी अरेबिया जो है उसकी ऑयल बेस इंडस्ट्री है, इकॉनमी है, ऑयल बेस इकॉनमी है, और उसके अलावा जो बाहर से जो लोग जाते हैं वहाँ पे ट्रैवल करते हैं मुक़द्दस मकामात के लिए, हज के लिए, बाकी जो, तो वो उसके ऊपर बेस करी थी उनकी इकॉनमी। उन्होंने अपनी इकॉनमी रियल एस्टेट के ऊपर शिफ्ट कर दी है। UAE ने अपनी इकॉनमी रियल एस्टेट के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। कई यूरोप की कंट्रीज़ हैं। अब इसमें देखें रियल एस्टेट के अंदर स्कोप, अब आपने सऊदीया के बारे में सुना होगा कि सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है लेकर आ रहे हैं। इस तरह का कोई एक प्रोजेक्ट आप अनाउंस करते हैं, उसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर जो है पाइपलाइन में जाते हैं। अभी मैं कई दफ़ा चैनल्स के ऊपर बात कर चुका हूँ, मीडिया के ऊपर बात कर चुका हूँ कि न्याम सिटी या पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत दूर की बात होगी, लेकिन $500 अरब का एक प्रोजेक्ट है जो वो सऊदीया लेकर आ रहा है अपना। ठीक है, अब सिर्फ जद्दा सिटी की एक्सटेंशन के लिए $200 अरब उन्होंने एलोकेट किया है, तो $700 अरब वो सिर्फ रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर पिछले 2 से 3 साल के अंदर वो पाइपलाइन में लेकर आए हैं। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसी तरीके से UAE के अंदर देखें, अभी कल मैं देख रहा था कि $10 अरब का एक नया प्रोजेक्ट जो है UAE की बीच के ऊपर वो लेकर आ रहे हैं। इमार का प्रोजेक्ट है, $10 अरब। अब पाकिस्तान का टोटल डेफिसिट देखें कि जिसके लिए हम तगोदो कर रहे हैं, और वहाँ पे एक एक प्रोजेक्ट जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का आ रहा है। और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि इसके अंदर इतना स्कोप है कि आप देखें कि यहाँ पे ज़रूरत ऑलरेडी मौजूद है। बाकी कंट्रीज़ क्या करती हैं कि बाहर से इमिग्रेंट्स बुलाते हैं, लोगों को वीज़ा ऑफर्स करते हैं, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के तहत वो लोगों को अपने मुल्क में इकट्ठा करके नीड को पैदा करते हैं। डिमांड पैदा करना जो वो बहुत बात की बात है। सबसे पहले अगर आपके पास नीड होगी तो वो डिमांड में कन्वर्ट होगी। हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि ऑलरेडी नीड भी मौजूद है, विल भी मौजूद है लोगों के अंदर, लेकिन डिमांड मौजूद नहीं है। यानी कि जो बेसिक चीज़ रिक्वायर्ड है वो अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट की हुई है। अभी हमारे मुल्क में इस वक्त 18 से 22 साल के 2.5 करोड़ नौजवान हैं जिन्होंने अगले 5 साल के अंदर या तो अपना करियर शुरू करना है या अपनी फैमिलीज़ बनानी है। उसके लिए जो उनको जो लिविंग के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, ये तो हमारी अपनी बेसिक नीड है। 24 करोड़ आबादी का मुल्क है, ठीक है, जिसके लिए इस वक्त हमारे पास 1.25 करोड़ घरों की कमी है। और जो नई जो अभी हम जो लेटेस्ट जो आज़ादा शुमार जो हुआ है, जो सर्वे अभी जो लास्ट हुआ है, उसके अंदर पता चला है कि 2040 तक पाकिस्तान में 2.5 करोड़ घरों की कमी होगी। अब 2.5 करोड़ घर बनाने के लिए आपने लास्ट एक सुना होगा कि जी 50 लाख घर, 2 करोड़ नौकरियां। वो जब किसी बंदे ने बात की थी तो उसके पीछे कोई एक सोच मौजूद थी, वो ऐसे हवा में बात नहीं थी। यानी कि 50 लाख घर अगर आप वाकई बनाने के लिए निकलेंगे तो अल्टीमेटली 2 करोड़ नहीं, जब आप ज़्यादा स्टडीज़ में जाएं तो 2 करोड़ से क्या आपका पूरा मुल्क रोज़गार पर लग जाएगा। क्योंकि ये जो 1.25 करोड़ घरों की इस वक्त जो कमी है, अगर हम इसी को कैटर करें तो ये हमने जो जनरल जो अगर हम कैलकुलेशन करें तो $200 अरब रिक्वायर्ड है सिर्फ इसको स्टार्ट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को। ये तो पाकिस्तान का सिर्फ वो है जो हमारी अपनी बेसिक नीड्स हैं। अगर हम इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना चाहें, हमारी बीचेस सारी खाली पड़ी हैं, हमारा नॉर्दर्न एरिया सारा खाली पड़ा है, हमारे नए एवेन्यूज़ बन रहे हैं, हमारी सी पैक बन रही है, हमारे बाईपासेस बन रहे हैं,
ये जितनी डेवलपमेंट आगे होने जा रही है, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा स्कोप है रियल इस्टेट के अंदर कि पाकिस्तान में अगर रियल इस्टेट को बेस बना के अगर हमारी इकानमी खड़ी की जाए तो हमारे पास पूरा प्लान मौजूद है। हमने मिनिस्ट्री में भी जमा कराया, 5 से 10 साल के अंदर जो है पाकिस्तान के तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकते हैं। आपने आज से कुछ अर्सा पहले सुना होगा, किसी साहब ने कहा था कि मुझे एक सेक्टर अगर CDA का दे दें तो मैं पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार दूं। तो उस वक्त तो पाकिस्तान का कर्ज भी बहुत थोड़ा था। तो वो अभी मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि अभी भी ये सूरत हाल मौजूद है कि अगर एक प्रॉपर सेक्टर लेकर आया जाए, एक प्रॉपर स्कीम लेकर आई जाए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, पाकिस्तान का सारा डेफिसिट ख़त्म हो सकता है। रेगुलराइज हो, मतलब एक तरीके से वो चले। अच्छा सर, CPEC की अभी आपने बात की, चाइना ने दोबारा से उसको फंक्शनल करने के लिए भी काफ़ी कोशिशें और मेहनत दोबारा से और पैसे भी मार्केट में लेकर आए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं फाइनेंशियल हब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना कारआमद है पाकिस्तान के लिए CPEC? देखें, CPEC जो ना बेसिकली तो बेस कर हमारा गर्म पानी के साथ लिंक्ड है। ठीक है, अब गर्म पानी जो है वो हमारा ग्वादर में है। ग्वादर के अंदर जो है इस वक्त जो बेसिकली एक रेलवे लाइन जो है उसकी कमी थी। अब अल्लाह का शुक्र हुआ कि 25-30 साल बाद जब उन्होंने उसको ख्याल आया, हालांकि वो सबसे पहले करने वाला काम था। तो पोर्ट के साथ अगर आपका रेलवे नहीं है तो कोई उसका आगे वो चल नहीं सकता। तो रेलवे ट्रैक जो है वो बड़ा ज़रूरी था। फिर पानी वहाँ पे नहीं है। ठीक है, पानी के लिए अभी तक ना कोई प्रॉपर प्लानिंग की गई है। पानी के लिए गैस का इशू है, बिजली का इशू है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक जो है वो अभी तक तो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सके। ग्वादर चलेगा तो CPEC भी हमारे बेनिफिशियल होगा। जहाँ तक आपने चाइना की बात की, तो देखिए चाइना जो है वो कमर्शियल माइंड है। उसके जहन में अगर आप सोचें कि दिल है तो वो हमारे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी गलती है। तो वो अपने फ़ायदे के लिए लेकर आ रहे हैं कमर्शियल, जो भी चीज़ हमें लोन दे रहे हैं, प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो वो कमर्शियल सोच लेकर आ रहे हैं। गलती हमारी है कि हम कहते हैं कि जी हमारा चाइना जो है वो हमारा हिमालय से बुलंद हो, समुद्र से गहरा, तो ये वो अपने मकसद, हम उसमें से क्या निकाल रहे हैं? हमने अभी तक CPEC से क्या, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारे पास गाड़ियाँ गुजरेंगी, यहाँ से हमें राहदारी मिलेगी, इससे ज़्यादा हम क्या सोच अभी तक हमने अपने लिए सोची है? ये जो पूरा मोटरवेज़ का निज़ाम था, जो पूरा एक ये हाईवेज़ का निज़ाम था, इसके साथ हमने सुना था कि पूरी इंडस्ट्रीज़ का एक प्लान है, आगे नए सेक्टर्स बनेंगे, सब कुछ होगा। वो सब कुछ किधर गया? मोटरवेज़ भी बन गई, सब कुछ हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटरवे के ऊपर एक वो जगह नज़र आ जाती है जहाँ पे रुकते हैं लोग और खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सर्विस एरियाज़। और क्या वहाँ पे लेकर आए हैं मोटरवेज़ के अंदर? हमारे मुल्क के अंदर तो कोई सोच मौजूद नहीं है। तो अभी प्रोग्राम का टाइम भी कम है, ख़त्म होगा। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि IT के हवाले से और एग्रीकल्चर के हवाले से जो आपने बजट में शुरू जो बात की थी कि इसमें क्या है, तो IT के अंदर इन्होंने कहा, इस इंडस्ट्री का नाम लिया कि जी IT को हम इंडस्ट्री बना रहे हैं। अब बातें करने से तो इंडस्ट्री नहीं बन जाती। IT आप लेकर आए तो IT के लिए IT पार्क्स बनाने पड़ने थे, यूनिवर्सिटीज़ बनानी पड़नी थी, एजुकेशन पे फोकस करना पड़ता। रियल एस्टेट के हवाले से कहते हैं जी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट के लिए आपने क्या निज़ाम लेकर आए हैं, तालीम का क्या निज़ाम बनाया है? रेगुलेटरी की तो बात ही ना करें ना। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का अदारा जो है हमारा, उसका 2020 का कॉन्स्टिट्यूशन उसका हिस्सा बन के कानून पास होकर असम्बली में पड़ा हुआ है। हमने सलीम मांडवी वाला साहब को सेनेट में जाके रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमें वो रेरा का एक्ट बाहर निकाल के दे दें, उसको इम्प्लीमेंट कर दें। असम्बली से पास हुआ पड़ा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है कि अल्लाह का वास्ता है, लिख के भी दिया एप्लीकेशन में कि यार वो रेरा का एक्ट पड़ा हुआ है, उसको निकाल के बाहर निकलवा के इम्प्लीमेंट करवा दें। हमारे सब कुछ हुआ हुआ है, मुल्क के अंदर कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की सोच मौजूद नहीं है, विल मौजूद नहीं है। तो रेगुलेटरी के हम तो बात ही अब नहीं कर रहे। सर, बजट में जो विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से जो मामला हुआ है इस बार दोबारा नॉन फाइलर्स के लिए, उस पर कोई कमेंट कर दें शॉर्ट सा। देखें, नॉन फाइलर्स के देखें, मेरी तो उसमें बेसिकली ये सोच है कि आप कभी भी पनिश करके ना तो वो नेटवर्क को नहीं बढ़ा सकते। आपने ऑलरेडी जो आपके जो फाइलर्स हैं उसको आपने क्या बेनिफिट दिया है इस बजट में? हमने रिक्वेस्ट किया था कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो जो ऑलरेडी जो 2% चल रहा है उसको 1% पे लेकर आएँ। ठीक है, और आप ये अनाउंस करें कि हमने फाइलर्स को रिलीफ 50% दे दिया है और नॉन फाइलर्स को हमने डबल कर दिया, तो फिर तो बात समझ में आती। आपने ये किया कि जी फाइलर्स को तो कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई नहीं दिया, और विद होल्डिंग आपने डबल कर दिया। अब पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी में से 35 लाख फाइलर हैं और 24 करोड़ 65 लाख नॉन फाइलर हैं। अब वो नॉन फाइलर का सारा नेटवर्क आपने वो डबल पे ले गए, तो ये पॉलिसी तो आगे चलती नज़र ही नहीं आ रही। हमें नहीं लगता कि इसमें गवर्नमेंट। अच्छा सर, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि रियल स्टेट की हम बात कर रहे हैं, रियल स्टेट में जो फ्रॉड का फैक्टर है वो बहुत बड़ी हकीकत है, आप भी इससे एग्री करेंगे। तो बाहर बैठे हुए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो किन डू एंड डोंट्स को या प्री रिक्विजिट्स को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें कि उनके साथ मतलब पता चलता है कि उन्होंने फ़ाइल्स ले ली तो ज़मीन ही नहीं है या ज़मीन
उनको कोई और दिखाई जाती है और मामलात कुछ और हो जाते हैं, तो इकदाम क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पाकिस्तान में? देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचारा बाहर बैठा हुआ है, उसको तो कॉस्मेटिक करके आप दिखाते हैं, टीवी के ऊपर दिखाते हैं, चीज़ मौजूद ही नहीं होती और आप उसको बच्चे खेलते हुए पार्कों में दिखा देते हैं, ठीक है। तो वो उस बेचारे ने तो वो देख के इन्वेस्टमेंट कर देनी है, उसका कसूर नहीं है, ना वो कुछ कर सकता है। करने का काम यहाँ पे लोकल हमारे कि हमने क्या करना है पाकिस्तान के अंदर रह के, हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले ये चीज़ एड्रेस करनी है। पीट के थक गए हैं कि खुदा का वास्ता एनओसी का निज़ाम बेहतर करें, ठीक है। पब्लिक मनी से के साथ प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, अनाउंसमेंट कर दी जाती है, एनओसी आपको मिलता है सिर्फ उसके अप्रूवल का कि आपका एक प्रोजेक्ट है, वो गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, जी ठीक है आप इस प्रोजेक्ट को लेकर आएँ। वो बेसिकली उन्हें इनिशियल एनओसी मिलता है, उसको अखबारों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह एडवर्टाइज़ करके बता दिया जाता है जी कि हमारा एनओसी मिल गया, हमारी स्कीम मंजूर होगी। अब वो एनओसी अप्रूव के साथ, स्टिकर के साथ, टीवी के ऊपर भी ऐड चल जाते, हर जगह ऐड चल जाते, और वो लोग जो हैं उसके आगे ना पीछे जगह मौजूद होती है, ना उसके लिए उनके पास डेवलपमेंट के सोर्सेज मौजूद होते हैं। वो सारा पब्लिक मनी इकट्ठी करते हैं, उस पब्लिक मनी को इकट्ठी करके अपने पर्पज़ में कहीं और यूज़ करते हैं, सोसाइटी लोगों के आगे बेच के, प्लॉट्स बेच के बैठ जाते हैं। हमारा करने का काम ये है कि आप सबसे पहले इस चीज़ को रोकें कि जो बंदा अपनी सोसाइटी लेकर आए वो पहले पूरी जगह परचेज़ करे, वो उसकी अपनी ज़ाती जगह हो सारी सोसाइटी की, और उसके बाद उनके पास एटलीस्ट जो है वो 30 to 40% डेवलपमेंट के फंड मौजूद हों। तो फिर आप उसको उस लिमिट के अंदर, यानी कि अगर उनके साथ 100 कनाल ज़मीन है, उसमें से सिर्फ 40 कनाल ज़मीन आप बेचने की गवर्नमेंट उसको इजाज़त दे, तो तब ये सिस्टम ठीक होगा। होता है क्या है कि एक्चुअली जगह होती है 100 कनाल और वो 2000 कनाल जगह आके प्लॉट्स भेज देते हैं मार्केट में, ना उनके पास डेवलपमेंट की पैसे होते हैं। एक शुरू में लोग डाउन पेमेंट दे देते हैं उनको, डाउन पेमेंट के बाद अगली इंस्टॉलमेंट के लोग देखते हैं कि इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया, शुरू भी किया, वो अगली इंस्टॉलमेंट नहीं देते। अब वो डाउन पेमेंट इतनी जा चुकी होती है कि एक सोसाइटी आके मार्केट से 10 अरब, 20 अरब, 30 अरब, हमारे पास यहाँ तक पता चला है कि प्राइवेट सोसाइटीज़ ने 100 अरब लोगों से कलेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। और टोटल जगह उन्होंने कितनी ली है वहाँ पे, 400 कनाल, 800 कनाल जगह के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और हज़ारों प्लाट लोगों को बेच दिए। अब वो 2-2 साल बाद नैब हरकत में आता है, बाकी अदारे हरकत में आते हैं, और जाके जब रिकवरी करने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है जी इनके पास तो है ही कुछ नहीं। तो ये जुल्म यहाँ पे चाह रहा है, ये इनिशियल स्टेज पे रोकने की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचारा यहाँ पे क्या करेगा? तो मतलब इसका कोई सोल्यूशन यही है कि अपने जो प्लान्स हैं या जो अपने लॉज हैं उनको पहले इम्प्लीमेंट किया जाए, देख के एनओसी दिए जाएं, उसके बाद लोग आके जो है ना यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका। जी व्यूवर्स, आपने देखा कि पाकिस्तान बजट में जो 2023 का आ रहा है उसमें क्या कुछ मसाइल हैं और हम उसको अपने बजट अहदाफ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन रियल स्टेट सेक्टर। इसके साथ ही अपने मेज़बान आशिर तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।